तो मैम अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि सर ने बताया काफ़ी यंग एज में उनको बैलेंस करना पड़ा अपने सोशल वर्क के लिए भी, जो भी फाउंडेशन से बना रहे थे उसके लिए भी, और साथ में इनका बिजनेस भी था। तो कोई फैमिली में कॉन्ट्राडिक्शंस, क्योंकि आप दोनों की चाह ऐसी थी, लेकिन कहीं कुछ फैमिली में ऐसी कॉन्ट्राडिक्शंस आई कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे कि बताया गुरु ग्रंथ साहब जी को भी करना पड़ा ये सब चीज़ें को, तो आपको भी ऐसे कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस फेस करनी पड़ी? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं सर्विस करती थी। मैं अच्छा, यहाँ आप पे भी खालसा में working एज एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, खालसा हायर सेकेंडरी में। और इन्होंने भी कभी मेरे को ये नहीं कहा कि आप मेरे इस काम में मतलब क्यों दखल दे रही हो या कुछ कुछ नहीं। हालांकि मैं सजेशंस देती थी इनको, यदि कुछ गुरुद्वारे में कुछ प्रोग्रेस करनी है या किसी तरह की किसी को हेल्प करनी है तो मैं इन्हें सजेशंस देती थी। अच्छा। हाँ, और ये बराबर उसको मानते थे। अच्छा। और धीरे धीरे फिर सिख समाज भी मानने लगा, क्योंकि मैं इंटरकास्ट हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। अरे फिर भी सिख समाज ने मुझे बहुत सहयोग दिया और उन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। इस बात के लिए तो मैं सिख समाज की धन्यवाद दूँ। यार, बात अगर भलाई की हो, अच्छाई की हो, तो आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, बात अगर सच्ची है, मन से निकली है, तो हर कोई मानेगा। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपने वीकली मैनेजमेंट किस तरह करते थे? जैसे कि आप भी वर्किंग थे, जी आपकी जॉब जी। का, जैसे सर का बिजनेस था, हम्म। तो कितने दिन आप मैनेज कर पाते थे, या फिर आवर्स कितने आप मैनेज कर पाते थे नहीं, कंट्रीब्यूट करने के लिए हाँ जी। सोसाइटी में? हम संडे को सिर्फ वो होते थे, क्योंकि ये पूरे टाइम बिजी रहते थे हाँ। सैटरडे तक। बच्चे भी मतलब मिल नहीं पाते थे पापा से, हम्म। क्योंकि रात को ये आते तब तक बच्चे सो जाते थे और मॉर्निंग में उनका भी स्कूल मेरा भी स्कूल। जी। फिर हम लोग कहते थे कि संडे एक ऐसा रखो जब पूरी फैमिली साथ में रहे। तो फिर इन्होंने संडे ऑफ किया था और हम लोग सब साथ में संडे को रहते थे। बच्चे भी समझदार थे, समझ गए थे कि पापा का बिजनेस है, पापा का गुरुद्वारे का काम है। तो इस तरह से तो सब को फैमिली मैनेज भी किया। जाया करती थी गुरुद्वारा के लंगर नहीं नहीं, वगैरह सब बिल्कुल जाते थे, बिल्कुल मैनेजमेंट पूरे। देखने के लिए? हाँ हाँ, बच्चे भी अभी से मतलब बचपन से ही उनको ये संस्कार मिले हैं गुरुद्वारे के, तो वो बराबर हेल्प करती थी। लंगर में सेवा करती थी लड़कियां मेरी। जी। 3 बेटियां हैं मेरी। अच्छा। तो सेवा का सबको बता बिल्कुल करते थे। पापा के नक्शे कदम पे बच्चियां चल अरे रही। वाह, ब्यूटीफुल। क्या करती है आपकी बेटियाँ? मेरी 3 बेटियां हैं, एक पूना में है और एक वहाँ है इटली में है, जो कि जिसका कि सबवे है। दामाद महिंद्रा में इंजीनियर है। अरे वाह। उसके 2 सबवे है, खुद चला रही है वो इटली में। अच्छा। और तीसरी है अमेरिका में, जिसने एमफॉर्मा, वहाँ के लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी से टॉपर है वो। अरे वाह, क्या हाँ, बात है। उसका मतलब ग्रेजुएशन में हम लोग गए थे तो बिल्कुल, स्वाति अरोरा नाम है उसका। अच्छा। तो उन्होंने जब अनाउंस किया उस अमेरिकन ने, स्वाति अरोरा, तो ऐसा बस हो गया कि सब कुछ मिल गया है। अरे वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दैट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर यू। ग्रेट मोमेंट फॉर मी। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप उज्जैन से गया, अभी आपके बच्चे अब्रॉड में हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उज्जैन से ही जुड़े हुए हैं, या फिर मे बी आफ्टर सम टाइम यू विल गो टू अब्रॉड, और यू विल जस्ट स्टे हियर इन उज्जैन ओनली? मैडम, उज्जैन की धरती में इतना आकर्षण है कि चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे। बच्चे बराबर जिद करते हैं कि अब आपको हमारे पास आ जाना चाहिए। जी। शमशान घाट का यहाँ पर मैं अध्यक्ष रहा हूँ। आप शमशान घाट के अध्यक्ष? अध्यक्ष भी रहा। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि एक्चुअली कोई सिख हाँ शमशान घाट के अध्यक्ष, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ सच में। मैं रहा हूँ उज्जैन जी। में और अभी भी बोर्ड का मेंबर हूँ। अच्छा अच्छा। वहाँ पर भी जो सेवाएं दे सकते हैं देते हैं। जी। उज्जैन ने इतना प्यार दिया है, उज्जैन के लोग इतना चाहते हैं, चाहे वो सिख समाज हो या अन्य समाज हो, इतना प्यार करते हैं कि बिल्कुल मन नहीं होता यहाँ से जाने का। यूएस में अभी तक 8-10 बार हो आया हूँ। अच्छा। लेकिन कभी भी 15 दिन से ज्यादा मैं यूएस में नहीं रुका। फिर मुझे उज्जैन की धरती याद आती है और फिर हम लोग लौट आते हैं। हम दोनों यहाँ पर मियाँ बीवी रहते हैं, खूब सुकून से रहते हैं और जितना भी समय दे सकते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों पे चेहरे पे हंसी लाने के लिए देते हैं। अरे वाह, ब्यूटीफुल। आजकल एक सामाजिक समस्या जो लगभग हर समाज के अंदर फैल रही है, लड़के लड़की के आपस में वैवाहिक संबंधों में जब दरार आ जाती है, तब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सामाजिक बैठक बुलाकर लड़के व लड़की को समझाकर उनके बीच में तलाक की नौबत ना आए और वो लोग अपने हिसाब से नई जिंदगी फिर से शुरू कर सकें।
इसके लिए आजकल खूब सारी मेहनत कर रहा हूँ। ये तो सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती जा रही है उतना ही एक जो ये समाज जो कम्युनिटी की होती थी ऐसे बिखरती जा रही है, दूर होती जा रही है। और आज के ज़माने में ये बात हम सुन रहे हैं कि हमारे जो सीनियर्स है, बड़े बुजुर्ग है, वो हमको इतना समझा रहे हैं, और अगर वो सुन भी रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे आपकी कम्युनिटी में लोग सुन भी रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ आपको चैलेंजेस फेस करने को नहीं मिलता कि आज की यंग जनरेशन जो इतनी वाइब्रेंट है, इतनी तेज़ है, बहुत फास्ट है, उनमें इतना ठहराव है कि वो आपकी बात सुनकर उसको अमल कर सके अपनी ज़िंदगी में? समझाने की तरीका अगर होगा आपका ठीक तो निश्चित रूप से मानते हैं। जी। मेरे को ऐसा महसूस होता है, इस विषय के बारे में मैं इतना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि लड़की की ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा दखल शादी के बाद अगर कोई देता है तो उसकी माँ देती है। और माँ का प्यार भी कई बार लड़की की जो वैवाहिक जीवन है उसको सुचारू रूप से चलने के अंदर तकलीफ पैदा करता है। माँ ये भूल जाती है कि जब मैं बहू बनकर आई थी तो मैंने भी घर में समझौता किया था। माँ ये बात भूल जाती है। माँ अगर अपनी लड़की को ये समझाए कि थोड़े दिन बाद सब स्थितियां सामान्य हो जाती हैं, तो ये जो वैवाहिक विघटन पैदा हो रहा है, समाज जो टूट रहा है, इसमें कम से कम काफी कंट्रोल किया जा सकता है। नारी शक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन पितृसत्तात्मक परिवार हमारे हिंदुस्तान के अंदर बरसों से रहा है, उसका इफेक्ट ये है कि पुरुष ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ, अब स्त्री पैसे कमाने लग गई है इसलिए वो सोचती है कि मैं बराबरी की हूँ। ये जो बीच का जो स्टेज है उसकी वजह से ये सामाजिक विघटन हो रहा है। थोड़ा सा भी अगर समझदारी से काम ले लें तो इससे बचा जा सकता है। कई बार किसी किसी घर के अंदर बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वो ये भूल जाते हैं कि इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। जी जी। अगर उनको एक बार उनकी तरफ देखें तो मैं सोचता हूँ कि जो दोनों पति या पत्नी, गलती दोनों की होती है, 20-80 हो सकती है, 50-50 हो सकती है, लेकिन गलती दोनों पक्ष से होती है। और अगर थोड़ा भी अगर विचार पूर्वक बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें तो सामाजिक विघटन से हम लोग बच सकते हैं। इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से यहाँ उज्जैन की महिलाएं कितनी उन्नति कर रही हैं? क्योंकि आपने बोला कि यहाँ पर बराबरी की भी बात आती है, एक इंसान सोचता है कि मेल शोविनिज्म मेरे अंदर है, मैं ऊंचा हूँ, औरत सोचती मैं बराबर हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स ऑल अबाउट फिलिंग द गैप्स। तो आपके हिसाब से यहाँ की महिलाओं की उन्नति किस तरह हो रही है? जो बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ की महिलाएं फौज के अंदर जा रही हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां फॉरेन रह रही हैं, अकेली वहाँ रह के जॉब कर रही हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन लाइन के अंदर भी हम लोग देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से भी देखते हैं, तो महिलाएं जितनी तरक्की कर रही हैं, एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान की तरक्की है, लेकिन नजरिया डोमिनेटेड जो हो जाता है उसकी वजह से ये दिक्कत पैदा होती है। जी। डोमिनेंस तो एनीवे क्रैशेस एवरीथिंग, क्रैशेस द होल डेमोक्रेसी। ये तो है ही। आपको सर क्या आप फोर्सी कर पा रहे हैं कि जिस तरह आपने बीइंग अ बिजनेसमैन, बिजनेस के अलावा आप होटेलियर भी थे, आपने जिस तरह कंट्रीब्यूट किया कि आने वाले जनरेशन्स में आप देख रहे हैं कि आपके जैसे और बन पाए ऐसे लोग, ऐसे एंटरप्रेन्योर, ऐसे बिजनेसमैन? मैडम, बच्चों को सिखाना हर बुजुर्ग का काम है। जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर इतने गुरुद्वारे हैं, आज अगर आप पूछेंगे कि आप कौन से पद पर हैं तो मैं किसी भी गुरुद्वारे की कार्यकारिणी का मेंबर भी नहीं हूँ। अच्छा। आज की स्थिति में सब लोगों ने मुझे जत्थेदार बना दिया है, मैं हेड हूँ, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर मैं नहीं हूँ। आप अपने सामने नई जनरेशन को काम सौंपेंगे, वो करेंगे, अगर कहीं वो गड़बड़ करते हैं तो हम उनको सुधार सकते हैं। हम लोग सीट नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते। जी। धार्मिक जितने भी लोग हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप स्थान रिक्त कीजिए, अपने बच्चों को अपने सामने ट्रेनिंग दीजिए, निश्चित रूप से वो सब राह पकड़ेंगे जो आप बताना चाहेंगे। अगर कोई बच्चा बचपन से मंदिर जाने लगता है तो उसमें परंपराएं जो हमारी हैं वो आती हैं। अगर कोई बच्चा मस्जिद जाने लगता है तो परंपराएं आती हैं। अगर कोई बच्चा गुरुद्वारे जाने लगता है तो हमारी सब परंपराएं उसमें आती हैं। अगर कोई बच्चा क्लब जाने लग जाएगा तो उसको क्लब सरी की ही परंपराओं में आगे बढ़ेगा। इसलिए हमेशा
हम धार्मिक देश है हमारा, और हमको धर्म के साथ ही सामाजिक जीवन को चलाना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ये सब सिखा पाएंगे। आई टोटली अग्री कि आज के जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो एक सोसाइटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इसके साथ में आपको ये भी ज़रूरी है कि अपने कल्चर का ध्यान रखें, अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों के लिए ध्यान रखें। चलिए किसी एक कम्युनिटी पे आप फोकस ना करें, लेकिन इन जनरल ह्यूमैनिटी के तौर पे आपको कंट्रीब्यूशन लगातार करते रहना चाहिए। सर, मैं एक और चीज़ आपने पूछना चाहूँगी, क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं, like maybe like a donations, like NGOs and all? स्पेशली गुरुद्वारों का काम देखता हूँ मैडम, उसमें तो लोगों को अगर ये विश्वास हो जाए कि हमने जो पैसे दिए हैं उसका प्रॉपर उपयोग हो जाएगा, तो पैसे को कोई कमी नहीं आती जी। आज उज्जैन के अंदर करोड़ों रुपए गुरुद्वारे के अंदर लग रहा है, लोग दे रहे हैं जी। मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं अकेला ये सब कर सकूं। जी जी। लोग दे रहे हैं और लोग खूब मदद करते हैं। लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो शुरू में मेहनत करना पड़ती है वो आपको करना पड़ेगी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। ये तो धार्मिक यात्रा है। लोगों का विश्वास अगर आप जीत गए हैं तो पूरा शहर आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, पूरी दुनिया आपके साथ है। सर, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने लाइफ के कुछ ऐसे किस्से हमारे साथ शेयर करें जिसमें आपने बहुत स्ट्रगल देखा, कॉम्प्लिकेशंस देखी, क्योंकि आपने जो अपना बिजनेस बंद किया उसके बाद आई एम श्योर कि आपने कुछ डिफिकल्टीज तो देखी होगी। मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें ताकि हमारी ऑडियंस इससे इंस्पायर हो सके। मेरे जीवन में ठीक जो आप कह रहे हैं उसका उल्टा हुआ। अच्छा। जब हमने शादी की, जब बहुत सामान्य स्थिति के अंदर थे, इवन चूंकि इंटरकास्ट मैरिज आज से 40 साल पहले बड़ा डिफिकल्ट जॉब हुआ करता था, मान्यता भी इतनी जल्दी समाज नहीं देता था, उस समय हम लोगों ने बहुत तकलीफ देखी। इवन कई रात हम लोग बिगर खाना खाए भी सोए हैं। अच्छा। बच्चों को पढ़ाने के अंदर भी बहुत तकलीफ देखी है, लेकिन बिजनेस अपना बराबर करता रहा। तब ईश्वर ने सुना, फिर प्लानिंग की कि अगर ये ईश्वर अगर अपनों को पैसे दे रहा है तो अपनों को समय ज्यादा देने के लिए इसको कैसे किया जाए। फिर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज खरीदी जिससे रेंट आने लगा। FDRs बनाई, उससे ब्याज आने लगा। कुछ इनकी सैलरी से तनख्वाह आने लगी। इस प्रकार से हम लोग अब आज की तारीख में मैनेज करते हैं। और एक सामान्य परिवार के अंदर जितना भी खाने पीने का खर्च होता है उससे एवरेज कहीं ज्यादा खर्च करके भी हम लोग बहुत आसानी से हमारा बुढ़ापा, जिसको कहें, हम लोग हमारा बुढ़ापा बिता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्लानिंग कर ली जाए कि हमको अब फ्री होना है, कुछ लोग 80 साल तक भी काम करते रहते हैं और कुछ लोग 40 साल में ये प्लानिंग कर लेते हैं कि अब हमको फ्री होना है, वो लोग हो जाते हैं। केवल आपके पास जो पैसे हैं उसको कैसे जमाया जाए कि उसके इंटरेस्ट से या उस प्रॉपर्टी के किराए से या और किसी फिक्स इनकम से। धीरे धीरे मैडम सांस का कोई भरोसा नहीं कब बंद हो जाना। इसलिए अगर फिक्स अगर इनकम है तो दोनों में से जब कोई एक चला जाता है तो बाद में भी घर परिवार चलता रहता है। ये सोच के उसको ऐसा प्लानिंग किया गया था। मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि अगर आप ढंग से प्लान करें और कोई इंसान डिसाइड करे कि नहीं मुझे 40 की उम्र में ही रिटायर होना है, अपना सारे काम को वाइंड अप करना है और आगे की लाइफ मजानी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज हो, आप अपने फंड्स मैनेज करना जाने, आप समझे कि किस तरह फंड से रिटर्न्स आते हैं, कहाँ लॉस हो सकता है, कहाँ प्रॉफिट हो सकता है, और आपको बाकी की जो शेष बची लाइफ है उसको मैनेज करने के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एजुकेट करते रहे कि फंड्स को किस तरह मैनेज किया जाए, फंड्स मैनेजमेंट कैसे होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं आने वाली लाइफ में, आगे क्या हो सकते हैं, कैसे इन्फ्लेशन हो सकती है, कैसे डिफ्लेशन हो सकती है। इसके लिए अपना एजुकेशन हमेशा ताउम्र जारी रखें।